परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो भारत का पूरा परिप्रेक्ष्य आध्यात्मिक है, नैतिकता है, नीति शास्त्र है। यहाँ तो नैतिकता की इतनी पराकाष्ठा है अपनी संस्कृति में, अपने दर्शन में, कि अन्यत्र विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ मारने मरने की नैतिकता तक बात है। महाभारत की लड़ाई आप सुने होंगे, वहां भी सूर्यास्त के बाद लड़ाई बंद हो जाती थी ईमानदारी से, और फिर युद्ध के मैदान में भी अर्जुन इत्यादि का सब हम इतिहास सुने हैं कि एक शिष्टाचार नैतिकता का पालन करते हुए युद्धभूमि में भी कितनी नैतिकता का पालन करते हुए उन लोगों ने कार्य किया। तो जब हम अपने देश और दर्शन की संस्कृति की बात करते हैं तो वहाँ नैतिकता पर बात करना किसी भी कार्य में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब हम एथिक्स पर बात करते हैं तो एथिक्स के समानार्थी एक शब्द मॉरलिटी भी आता है। अब ये दोनों पर्यायवाची हैं, पर्याय है कि अलग अलग है, ये हमें समझना होगा। सामान्यतः हम इनको पर्यायवाची के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे तमाम ऐसे हमारे वांग्मय में शब्द प्रयोग होते हैं जिसको हम समानार्थी के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन वह समानार्थी होते नहीं है। प्रयोग में आ जाते हैं कभी कभी वो सेठ भी बैठ जाते हैं। जैसे हम कहें कि आस्था और विश्वास, वो शब्द है ना, हम कहते हैं इस ईश्वर में हमारी आस्था है और ईश्वर में हमारा विश्वास है, इसमें कोई लय नहीं दिख रहा है। ठीक है, सामान्य सी बात है। तो यहाँ तो पर्यायवाची के रूप में ये शब्द प्रयोग हो गए, लेकिन हम यह कहें कि आज के बादल को देखकर मेरी आस्था है कि कल बारिश होगी, और आज के बादल को देखकर मेरा विश्वास है कि कल बारिश होगा। यहाँ दोनों पर्यायवाची के रूप में प्रयोग हो पा रहे हैं। अटपटा लग रहा है ना? तो कुछ इसी प्रकार का एथिक्स और मॉरलिटी की बात है। एथिक्स क्या है, मॉरलिटी क्या है? तो जो हमको टॉपिक है एथिक्स विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च, साइंस एंड रिसर्च, इसमें एथिक्स की बात है, मॉरलिटी की बात नहीं है। तो पहले तो थोड़ा हम यही क्लियर हो कि एथिक्स क्या है और मॉरलिटी क्या है। अगर किसी को इसमें समझ में आए तो बता सकता है एथिक्स मॉरलिटी क्या है, क्या अंतर है? ये एक ही है, अलग। एथिक्स क्या है और मॉरलिटी क्या है? अब मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। इसमें दर्शन के विद्यार्थी हैं लोग, यहाँ की सीधे बात कर सकते हैं। तो विद्यापीठ से तो एथिक्स क्या है और मॉरलिटी क्या है? यदि हम मान लें कि कोई गरीब किसान है, उसका बालक बीमार है और वह रायपुर शहर में आता है, बनारस जाता है और उसको बताया जाता है कि सबसे अच्छा हॉस्पिटल फला हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल सबसे अच्छा है। उसमें वो जाता है अपने बच्चे की दवा कराने, वहाँ की फीस, उसकी ऑपरेशन की सब खर्चा बताया जाता है कि सबको जब मानती बताया जाता है कि 10 लाख रुपया वहाँ लगेगा। उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, उसको कोई फिर सलाह देता है कि आप ये नहीं कि हॉस्पिटल में आप जाइए और वहाँ अपने बच्चे का इलाज कराइए, वहाँ भी ठीक होता है वह, लेकिन वहाँ पैसा कम लगता है, थोड़ा उससे 19 है लेकिन ठीक है। लेकिन वह किसान का इकलौता लड़का, वो किसान सोचता है कि नहीं हमारा घर द्वार सब ठीक जाए, लेकिन बच्चे को बचाना है, हम उसको दबेश एकदम जगह पर इलाज कराएंगे। ऐसी स्थिति में वह ये हॉस्पिटल में जाता है और वह वहाँ जाके रिसेप्शन पर बात करता है, रिसेप्शन पर पूछता है उसके खर्चे बच्चे इत्यादि। लेकिन कोई डॉक्टर होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसी स्थिति होती है ना कि कोई डॉक्टर आता है और वो चला जाता है, फिर कोई दूसरा डॉक्टर आया, तो जिस डॉक्टर के नाम पर हॉस्पिटल क्रमांक 1 फेमस हुआ था, वो डॉक्टर वहाँ से छोड़ के जा चुका है। इस चीज का पता उस किसान को नहीं है, लेकिन रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति को है। उससे वो पूछता है कि
हमको यहाँ अपने बच्चे का इलाज कराना है और मेरी स्थिति नहीं है कि यहाँ का खर्चा मैं क्लियर कर पाऊँ और मैं यहाँ इलाज, लेकिन मैंने जुगाड़ किया है, हम घर जमीन सब बेच देंगे, लेकिन बच्चे का अच्छा से अच्छा इलाज मुझे कराना है। अब रिसेप्शन पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके साथ दो प्रश्न है। वह खुद जानता है कि जिस डॉक्टर के नाम पर यह हॉस्पिटल फेमस हुआ है वो यहाँ से छोड़ के जा चुका है और जिसके नाम पर ये आए हैं, तो एक उसके मन में यह द्वंद्व पैदा होता है कि इसको हम सही सही बता दें कि नहीं, तुम जाओ भी हॉस्पिटल में अपना दवा करा लो, वहाँ पैसा तुम्हारे कम लगेगा। और एक क्योंकि उसकी गरीबी से वो अनुभूति कर रहा है उसकी समस्या को, और एक तरफ उसके साथ वारंटी ये है कि जहाँ वेतन पा रहा है, जैसे हम संस्था में नौकरी कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हर तरह से इसके उन्नयन का हम प्रयास करें। तो रिसेप्शन में नौकरी करने वाले की जिम्मेदारी है, उसके साथ नैतिक संकट है, नैतिकता है उसकी, कि वो ये कहे कि नहीं कहीं दवा कराओ, आपने हॉस्पिटल की बुराई नहीं करनी। अब उसके सामने दो प्रश्न हैं, अब इसमें बताइए उसके लिए एथिकल क्या है और मॉरल क्या है। स्थिति तो एक को चूज करना है उसको। एथिकल है सर कि यही दवा कराओ, मॉरल है कि इसे कह दिया जाए या बदले ले लेना पकड़ी जाए। तो ये बात सही है कि उसके लिए मॉरल है, तो समझना है एथिकल क्या है, मॉरल क्या है। कुछ स्पष्ट हुआ एथिकल मॉरल में अंतर? एथिकल क्या है? नैतिकता, मॉरल जो कहते से आए। मॉरल की भी नैतिकता है, एथिकल एथिक्स नीति शास्त्र है। अब जो हमारे व्यक्तिगत लेवल पर हमारी अंतरात्मा की आवाज होती है वह मॉरलिटी होती है, लेकिन नियम कानून से बंधे, संस्था के नियम कानून से बंधे जहां हमको एटिकेट और उसके नॉर्म्स का पालन करता है वो एथिक्स है। अब उस स्थिति में हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट की स्थिति में देखिए कि अगर वो कहती है कि वहाँ चले जाओ तो मॉरलिटी का पालन करती है, उसकी अपनी सब्जेक्टिविटी है, वो आत्मनिष्ठ है, उसकी सब्जेक्टिव पर्सनल चीजें हैं, और वह कहती है कि जाओ और तुम वहाँ अपना इलाज कराओ। बट जब वो कहता है, वो रिसेप्शन वाला कहता है कि नहीं आप यहाँ करो, तो उसकी नैतिकता है। इसी तरह से हम रिसर्च और साइंस के क्षेत्र में जो आते हैं तो एथिक्स का पहला अर्थ क्या बना कि वह ऑब्जेक्टिविटी, वह सब्जेक्टिविटी वहाँ काम नहीं आएगी। ऑब्जेक्टिविटी ही मुख्य लक्षण है एथिक्स का। और अब एथिक्स के नियम क्या है? एथिक्स के नियम काल समय के सापेक्ष अपने बदलते रहते हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाल दत्त ने कहा है कि नैतिकता उसी प्रकार से है जिस प्रकार से नियम है आगे, और सही गलत करने का निर्णय है। यह मुद्रा राक्षस में विशाल दत्त कहते हैं कि हाय नैतिकता तुम्हारी इतनी परिभाषा है जैसे नियम की परिभाषा है, तो उसको एक फ्रेमवर्क में हम नहीं बांध सकते। लेकिन जब हम रिसर्च और साइंस के क्षेत्र में बात करते हैं तो कुछ नॉर्म्स बनते हैं, और वह समय समय पर कुछ नॉर्म्स बने हैं, उस अनुसार उन मानदंडों का, उन नियमों का पालन करते हुए जब हम कार्य करते हैं अपने विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, तो वह उसका एथिक्स होता है। अब हमारे लिए एथिक्स समय समय पर बहुत ढेर सारे बने, लेकिन एक साथ साथ उसकी विडंबना भी यह चलती है कि जितने नियम बनते हैं उतने संकट भी बढ़ते हैं। वो पहले तो गाना गाते थे ना कि हम लोग चलचित्र कम देखते हैं कि जब जब प्यार में पारा हुआ प्यार और ही गहरा हुआ। तो यूजीसी जितने नियम बना रही है कि आप एथिक्स का पालन करिए, ये लगा रही है लोग, ये लगा रही है, उतने धड़ल्ले से रिसर्च में गलत काम हो रहे हैं। मैं चित्रकूट में जानता हूँ एक टाइपराइटर है, रिसर्च का काम करता है। भारत में चलने वाली किसी भी विषय की उसको थीसिस दे दीजिए, ना प्लेगरिज्म में पकड़ा जाएगा और कुछ में पकड़ा जाएगा, उसकी गारंटी है, लिख के दे देता है। पहले ऐसा नहीं होता था।
हम लोग के ज़माने में तो था नहीं, हम लोग उससे थोड़ा और पीछे जाएंगे, ना प्लेगरिज्म था, ना कुछ एथिक्स की बात थी कि आप पढ़ाई लिखाई में एथिक्स करो, ना साहित्य चोरी की बात थी, कुछ थी, फिर भी काम लोग करते थे, अच्छा करते। तो जितने कहते हैं ना, जितनी नियम कानून का अंकुश बांध रहा है, उतने रूपलाइन खोज के लोग उसका वायलेंस भी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब एक ही मार्ग बचता है, स्वयं के एथिक्स का, स्वयं की मॉरलिटी का। अब यहाँ हमारी भी मॉरलिटी आ जाती है कि एथिक्स का पालन करना हमको स्वयं, वो तो ठीक है, जो नहीं जानता है बाई पास वो तो फंस सकता है प्लेगरिज्म इत्यादि इत्यादि में, लेकिन जो थोड़ा जानता है वो हर चीज को कई बार लिख लेता है और कुछ नहीं फंसता है। तो उसके कुछ विद्वानों ने कुछ डायमेंशन बना के कुछ उसके बना दिए हैं कि जब हम एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स रिसर्च और उसमें, तो उसमें कुछ आप गूगल सर्च करेंगे, तमाम चीज़ें पड़ी हैं कि उसकी क्या डायमेंशन है, क्या क्या हमको फॉलो अप करना पड़ेगा। अब इसमें पहला आता है कि हमको ऑनेस्टी, ईमानदारी करनी चाहिए। तो ईमानदारी किससे करनी चाहिए? हमको ईमानदारी करनी है, सब्जेक्ट के चयन से लेके, उसके लेखन से लेके, उस पर काम करने से लेके, हर चीज से हमको उसको बहुत चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के ना पेश करना, जो जिसको अंग्रेजी में फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन इत्यादि इत्यादि लोग कहते हैं, इन सारी चीज़ों से हमको बचना है। तो दर्शन शास्त्र में या मानविकी के सब्जेक्टों में हम मौलिक काम क्या कर सकते हैं? नहीं कि एक विद्वान हुए हैं माधवराव सदाशिव गोलवलकर, बहुत पढ़ते थे, तो उनसे एक बार पत्रकार ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप पढ़ते बहुत हैं, तो कुछ लिखा करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं लिखूं क्या, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने लिखने के लिए कुछ शेष छोड़ा ही नहीं। भारतीय वाङ्मय में जब खास करके हम ह्यूमैनिटी के विषयों की बात कर रहे हैं, नीति शास्त्र की जब बात करते हैं, तो एक मानविकी विज्ञान इसको कहते हैं, नीति शास्त्र को। मानविकी विज्ञान मतलब वो हमेशा क्या होना चाहिए की बात करता है, और जो प्योर साइंस से जब हम बात करते हैं क्या है की बात करते हैं। लेकिन जब मानविकी विज्ञान की हम बात करते हैं तो क्या होना चाहिए की बात करता है। उस परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हमको कुछ, हमारे महापुरुषों ने कुछ ऐसी चीज छोड़ी ही नहीं जिसको मैं लिखूं। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, महाभारत के बारे में कहा है ना, यज्ञ मानस तन्न मानसी, यानी महाभारत में जो चीजें नहीं है, जो विद्या नहीं है, वो मनुष्य के मन में, मानस में आ ही नहीं सकती। माने हमारे मन में जितने प्रकार की विद्या आ सकती है वो सब महाभारत में। तो जब कुछ छोड़ा ही नहीं तो हम ह्यूमैनिटी के लोग मौलिक क्या करेंगे? मौलिक का क्या है? सामान्यतः मौलिक का समझते हैं एकदम नया करें, तो कोई नहीं किया गया है। रिसर्च में लोग कहते हैं ना, लिखते हैं मौलिक का होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो क्या है मौलिक? जब कुछ खास करके जो साइंस में तो कुछ रिसर्चेज आप कर सकते हैं, जो अभी नहीं है उसको आप रिसर्च के माध्यम से प्रयोगशालाओं में कुछ रिसर्च करके दे सकते हैं समाज को। लेकिन साहित्य में, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में, इवन सोशल साइंस के सब्जेक्ट में नया क्या दे सकते हैं, खास करके भारतीय परिप्रेक्ष्य की जब बात करें। तो यहाँ मौलिकता का मतलब यह नहीं है कि हम मूल से हटके नया करने में कुछ ऐसा करते हैं जिसका कोई अर्थ ही न निकले। वह मौलिकता केवल उसके प्रस्तुतिकरण, उसके व्याख्या में है। शास्त्र में सब ज्ञान है, उसको मौलिक ढंग से समाज के सामने, जैसे हम कहते हैं कि, जैसे हम बात करते हैं ना कि हमारे शास्त्रों में सब कुछ है, यहाँ तक कि हम विमान शास्त्र तक की बात करते हैं कि हमारे शास्त्रों में विमान शास्त्र का भी वर्णन है, तो केवल ये कहने से तो काम चलेगा नहीं कि हमारे यहाँ यह भी है, यह भी था, यह भी था। उसको शोध के माध्यम से समाज को बताना पड़ेगा। तो इससे निकल के क्या है, आप पहला जो ऑनेस्टी की बात हुई, तो दूसरा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई हमारी, कि हमारी एक सामाजिक, हमारा उत्तरदायित्व है, हम शोधार्थी हैं तो हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हमारे समाज के लिए जो भी उपयोगी ज्ञान विज्ञान है, और वह कहीं ना कहीं
शुद्ध रूप से पढ़ा है या हमारे शास्त्रों में पढ़ा है, हमारे ग्रंथों में पढ़ा है, उसको एक सहज ढंग से, मौलिक ढंग से, आधुनिक संदर्भों में उसकी व्याख्या करते हुए हम समाज के सामने अपनी प्रस्तुतिकरण करें। यह हमारी मौलिकता है और इसमें हमको ईमानदारी बरतनी चाहिए। साहित्यिक चोरी की बात आजकल बहुत चलती है, साहित्यिक चोरी नहीं करनी चाहिए। हमको अपने कार्य के प्रति, हमारे कार्य में जो भी ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं शुरू में ही कहा कि हम जब भारत में एथिक्स की बात करते हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अटपटा लगता है। जहाँ का बचपन से लेके बच्चा पैदा होता है वहां से लेके और लास्ट तक जहाँ सब कुछ एथिक्स में जितना होता है, तो अब हम किस एथिकल वैल्यू के हिसाब से एथिकल वैल्यू की बात करते हैं, तो हमको अपने से सब कुछ होते हुए भी अपना जो शोध कार्य है उसको ऐसा करना चाहिए कि उसमें हमारे शोध कार्य से हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जिस विषय का चयन करके काम कर रहे हैं, उसमें हम समाज के लिए अवदान क्या करने जा रहे हैं। रिसर्च तो हम करेंगे, पीएचडी करेंगे, डिग्री मिल जाएगा, लेकिन हमारे उस रिसर्च से समाज को क्या मिला, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भूमिका है, समाज ने हमको सब कुछ दिया है, समाज हमको प्रसिद्धि देता है, समाज हमको नाम दिया, यश दिया, सब कुछ दिया, तो समाज के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो अपने शोध कार्य में इस दृष्टिकोण को रखनी चाहिए कि हम समाज के प्रति, हमारा शोध कार्य समाज के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। फिर आती है बात क्रेडिट की। ये तमाम डायमेंशन है, सब जब आप देखेंगे नेट पर गूगल पर, तो ये हर जगह जब एथिक्स विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड रिसर्च की बात करते हैं तो ये सारे कहीं टॉपिक हर जगह आपको मिलेंगे। तो कुछ नया मैं नहीं बताने जा रहा, बस नया जो कहा ना प्रस्तुतिकरण अपने ढंग से, अपने विचार में जो मैं उसको समझा हूँ उसको बता रहा हूँ। बात आती है फिर क्रेडिट। जब हम काम करते हैं तो अपने काम में बहुत सारे लोग, परिवार से लेके बाहरी समाज से लेके एजेंसी से लेके सब लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में, कुछ लाइब्रेरी से लेके हर तरह के लोगों का कोई ना कोई हमको सहयोग मिलता है। तो हम अपने या किसी से हम अपने साहित्य को लिखते हुए किसी से हम कुछ लेते हैं, किसी का उदाहरण देते हैं, या भी आप लोगों को जो पहली क्लास से आगे चलेंगे तो बताया जाएगा जो अपना रेफरेंस फुटेज लिखना और कहाँ से रेफरेंस लेना है या कैसे करना, तो तमाम तरह से हम जब शोध साहित्य लिखते हैं तो रेफरेंसेज इत्यादि लेते हैं। तो ईमानदारी से उसको क्रेडिट देना, श्रेय देना, हमारे शोध साहित्य के पूर्ण होने में जिस प्रकार का जिससे सहयोग मिला है उसको क्रेडिट देना। क्रेडिट केवल नववाचिक आत्मिक रूप से भी, यह सब एथिकल पार्ट, एथिक्स है, हमारी नैतिकता है, यह हमसे डिमांड करती है एक अच्छे रिसर्चर होने के नाते, एक अच्छे शोधकर्ता के रूप में यह हमसे अपेक्षा है। कुछ नियम कानून है, लेजिटिमेसी की बात आती है, कुछ नियम कानून है, शोध के कुछ नियम कानून, मतलब रिसर्च डिजाइन की कुछ उसके फ्रेमवर्क हैं। हम कई एजेंसियों से सहायता लेते हैं, इसमें बहुत सारे LHR होंगे, ICPR, ICSR, ICSR पाते होंगे, उन एजेंसियों के कुछ रूल्स होंगे, तो उनको, उन रूल्स को हमको अपने पूरे रिसर्च में उन रूल्स को, नियम को पालन करना चाहिए और उन सबको पालन ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। कोई हमारे पीछे और आगे बताएगा कि हर चीज का शॉर्टकट है, हर चीज हम चोरी करके भी बचा सकते हैं, उसके कौशल हैं, लेकिन हमारी नैतिकता, हमारी ईमानदारी यह कहती है कि हमको ईमानदारी पूर्वक उस चीज का फॉलोअप करना चाहिए। जो नियम कानून कायदे बने हैं, कुछ किसी ने गाइडलाइंस बनाई हैं, कुछ हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय के गाइडलाइंस होंगे, उन सबका फॉलोअप हमको ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। कुछ डेटाबेस रिसर्च होते हैं, तो उन डेटा का संग्रह करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना, उनको प्रचारित प्रसारित करना,
उसमें हमारा किसी प्रकार का फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, असत्य नहीं होना चाहिए। हमको उन सारी चीजों को समेटकर जो भी हम लें प्रामाणिक रूप से लें, क्योंकि कल के दिन में आजकल इतना जमाना है, हम करते क्या है, जब हम शोध कार्य करते हैं तो बहुत चीजें छोटी होती है, हमको लगता है कि चलो यहाँ से ऐसे ऐसे कर लिए, लेकिन वह छोटी चीजें कभी बड़ी कब होती हैं, जब आप संयोग से बड़े हो जाते हैं। जब ठीक है रिसर्च कर लिया, जमा हो गया, कुछ नहीं किया तो कोई बहुत मतलब नहीं ना, आपके रिसर्च को कोई बहुत पूछेगा। लेकिन जब वह रिसर्च करने वाला कभी कोई बड़ा आदमी बन गया तो उसकी एक चीज की शामिल होने लगती है, तो फिर रिसर्च में शामिल होती है। आप बहुत लोगों को जानते होंगे, देखे होंगे, बहुत बड़े आदमी के बाद उसके बाद पेपर निकल जाता है कि रिसर्च यहाँ की चोरी है, रिसर्च यहाँ की चोरी है, रिसर्च यहाँ की चोरी है, फिर उनके वो गले का फांस बन जाता है। तो उनके अपने कैरियर के विकास के लिए फांस बनता है, एथिकल इशू भी वो होता है, फिर वो समाज में दिखाने लायक भी नहीं बनते हैं। तो शुरुआत में ही इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना होना चाहिए कि हम जो भी अपना डेटा का कलेक्शन या प्रस्तुतिकरण जो कर रहे हैं वह प्रामाणिक हो, वो हवा हवाई ना हो। तो हमको प्रमाणीकरण पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने रिसर्च को जो डेटा दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का हमको बहुत विश्वसनीय हमारे स्रोत होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का पालन करने में हम किस प्रकार से नैतिकता पूर्वक अपना पालन कर सकते हैं, यह हम सबको सोच के अपने रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं बताऊँ ये सब चीज़ आपके नेट पर पड़ा है, उस चीज़ों को हम अपने अनुसार आपको व्याख्यायित करते हैं। हमारी चीज़ें हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम जंगल में उस ऋषि के समान हैं हम सब लोग कि कल्पवृक्ष का नाम सुने ना, कल्पवृक्ष की कथा जानते हैं? कल्पवृक्ष क्या है? कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, एक संत थे साधु और जंगल में रहते थे, उनके कुटिया में कल्पवृक्ष था। तो एक राजा था, उसके ऊपर दूसरे राज्य के लोग हमला किए तो उसका पूरा राज्य चला गया उस आक्रमण में राज्य चला गया, उसकी सेना साम्राज्य पैसा कंगाल हो गया। तो अब वो कहाँ जाए, जंगल में निकल गया, घूमते गया, उस सन्यासी के आश्रम में पहुंचा। तो सन्यासी बोले क्या है, रात है आराम करो, जाओ उस पेड़ के नीचे आराम करो, रात भर सोया नहीं। सुबह महात्मा निकले, कहीं वो रात में कुछ सोए नहीं, तो अपनी व्यथा कथा सब सुनाया कि महाराज ऐसे ऐसे सब हो गया, सब राज्य नष्ट हो गया, ये वो सब हो गया हमारा। तो कहे दिक्कत क्या है, इस वृक्ष के नीचे जो तुम बैठे हो, तुम इससे जो भी कल्पना करोगे, अपने मन में इच्छा करोगे, सब तुम्हारी पूर्ण करेगा। तो उसने वो भी हम लोग रिसर्चर था, आप लोग करूँ, तो उसने अपने मन में इच्छा किया कि जो हमारे हाथी घोड़े सब थे राजशाही में, सब हमारे सामने उपस्थित हो जाए। सब उसके सामने उपस्थित हो गए। तो कल्पवृक्ष था, उसके नीचे बैठ के तो कल्पना करेंगे, सब वो देने वाला था। फिर उसने अपनी कल्पना करी कि हमारा राज्य वापस आ जाए, हमारे सब नौकर चाकर सब वापस, सब उसके उपस्थित हुए, घोड़े सवारी सैनिक सवार हो गया, महाराज चलिए आपका राज्य वापस हो गया, ये उसका सब ठीक हो गया। जब चलने लगा तो महात्मा से कहा, महात्मा जी आप एक आधे नंगे हैं, आधे कपड़े लपेटे, ऐसी आपके पास वस्तु है और इसको आप लपेटे और नंगे भूखे आप चल रहे हो, इससे क्यों नहीं आप सब अपना ऐश्वर्य और ये सब काम कर ले रहे हो, ये देखो हमारा घर सब पूरा कर दे। तो महात्मा ने कहा कि देखो वह इसीलिए पूर्ण कर रहा है कि मैं नहीं मान रहा हूँ और मेरी तपस्या का वो फल है। तो जब हम भारत के संदर्भ में बात करें, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन व्यक्तिगत हमें जब करना ये लगती है, एक बार हमारे देश में प्रोफेशनल पढ़ाई चले, तो प्रोफेशनल्स बनाने हैं, प्रोफेशनल रिसर्च होने हैं, सब इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, सब आज आधे से ज़्यादा लगभग आप लोग सब जानते 60% इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो। जब सारे विश्व में प्रोफेशनल चल गया तो प्रोफेशनल से सब लोग जब अशांत हो गए, मारकाट होने लगी, तो पश्चिम से अमेरिका से एक चला आया कि अब हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें।
एथिक्स कहने में कौन बुराई होती है या चोरी लगती है या शर्म आती है, उसको नाम जोड़े प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं। उसमें पढ़ाते क्या हैं? गीता पढ़ाएंगे, एथिक्स का मूल्य पढ़ाएंगे, मूल्य शास्त्र पढ़ाएंगे। वो तो हम पढ़ते हैं भाई, डे बाई डे लाइफ में। जैसा कि मैं शुरू में बताया कि भारत में तो बताया ना कि शुद्ध ग्रामीण शुद्ध किसान भी एथिक्स की बात करता है। उसके पाँव से चींटी दबती है तो उसको आग निकलती है। तो ये एथिक्स की बात हम भारत के रिसर्च स्कॉलरों को समझाई जाए तो ये बहुत अटपटी बात है। लेकिन कुछ नियम कानून बताया ना कि एथिक्स यही है। तो शुरू में मैं मॉरलिटी और एथिक्स बताया कि एथिक्स यही है कि जो हमारे संस्थाओं ने नियम कानून बना दिए हैं उसको फॉलोअप हमको ईमानदारी से करना है। लेकिन उससे आगे हमारी मॉरलिटी भी है। तो उन एथिकल नियमों के पालन में हम मॉरल हो और व्यक्तिगत रूप से मॉरल होके हम अपना रिसर्च कार्य करें, अच्छा होगा और भविष्य में कभी हम फंस नहीं सकते।